Good morning, everyone. Welcome you all. Om Triambakam Yazamahe Sugandhim Pushpardhanam Urvarukme Vandanan Mrityor Amritat. जय महाकाल. हैप्पी नवरात्रि इन एडवांस टू यू ऑल. दोस्तों, गुड मॉर्निंग. सुजीत कुमार, कविता, आकाश कुमार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. चलिए दोस्तों, तो जैसे कि हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट का, राइट. तो हम लोग फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ रहे हैं कि वित्तीय बाजार क्या होता है. तो इस वित्तीय बाजार का हम लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं. ये बाजार, तो वित्तीय बाजार में हमने पढ़ा कि दो टाइप के मार्केट होते हैं. एक मनी मार्केट होता है, मौद्रिक बाजार, मनी मार्केट. गुड मॉर्निंग टू यू ऑल. मौद्रिक बाजार, राधे राधे. ठीक है. एक तो मौद्रिक बाजार होता है, दूसरा होता है कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट जिसे अपन लोग पूंजी बाजार कहते हैं. जो मनी मार्केट है वो कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई. और कैपिटल मार्केट को कंट्रोल कौन करता है? सिक्योरिटी. खुश रहो राहुल कुमार. सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. दोस्तों, हमने कैपिटल मार्केट के बारे में सब कुछ पढ़ लिया. इसके कंट्रोलर सेबी के बारे में भी पढ़ लिया. तो ये पार्ट हमारा हो गया. अभी हमने मनी मार्केट के बारे में सब कुछ पढ़ लिया. अब हम बात करेंगे आज आरबीआई. लेट्स स्टार्ट द क्लास. आरबीआई. गुड मॉर्निंग रीता कुमारी. तो आज की क्लास का टॉपिक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ, भारतीय रिजर्व बैंक. ब्लैक बोर्ड पर भारतीय रिजर्व बैंक. देखिए दोस्तों, तो देखिए अब आरबीआई के बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहला पॉइंट, देखिए आरबीआई के बारे में मैं पहले से ही बता दूं कि जो मैं आज की क्लास बताऊंगा या आज की क्लास क्या है, सुनील कुमार, दो थप्पड़ मारेंगे कनपटी में. चुपचाप पढ़ लो, पढ़ना है नहीं तो निकल लो यहाँ. देखो दोस्तों, तो आज की क्लास में मैं पहले से ही बता दूं कि आज की क्लास थोड़ी फैक्चुअल क्लास होगी. और आज की क्लास में आप सभी भाई बहनों को बहुत सारे फैक्ट्स सीखने को मिलेंगे. बहुत सारे फैक्ट पर बात होगी आज. और कौन कौन से फैक्ट्स होंगे, क्या होंगे, तो आइए चलिए देखते हैं और बात करते हैं आरबीआई के बारे में. देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात कि जो आरबीआई का जो कॉन्सेप्ट है, जो आरबीआई का आ, अब तुम कह रहे बैकग्राउंड चेंज कर दो. भाई बैकग्राउंड क्यों चेंज कर दो, क्या दिक्कत है? हाँ, वॉल्यूम इससे ज़्यादा नहीं हो सकता बेटा, ये मैक्सिमम वॉल्यूम है इसका. इससे ज़्यादा वॉल्यूम नहीं, और वॉल्यूम बढ़ाने का ऑप्शन बेटा यहाँ पे है भी नहीं. नाउ, तो दोस्तों देखिए क्या है, जरा ध्यान से सुनिए और मुझे डिस्टर्ब मत करिए. अब चुपचाप सुनते रहिए. देखिए दोस्तों, ये जो आरबीआई का कॉन्सेप्ट है कि आरबीआई होनी चाहिए, तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ आरबीआई कि आरबीआई होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? तो जो डॉक्टर अंबेडकर जी थे, हमारे भीमराव अंबेडकर जी, तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, इन्होंने एक किताब लिखी. इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था द प्रॉब्लम ऑफ, द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी. अब कोई हिंदी में मत कहना क्योंकि किताब का नाम था द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी. इट्स ओरिजिन, इट्स ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब उत्पत्ति, एंड इट्स सॉल्यूशन. दोस्तों, भीमराव अंबेडकर जी ने एक किताब लिखी जिसका नाम था द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन. इस किताब से इस किताब से पहली बार जब इस किताब से जो कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट आया है. विकास राही, उल्लू हो क्या बे? ऑनलाइन नहीं होते तो तुम्हें बताते भी क्या चल रहा है. हैं?
तो अबे क्या फारसी में पढ़ा रहा है क्या? नाउ तो देखो दोस्तों, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, ये किताब का नाम है तो मैं इसको हिंदी में क्या बोलूँ? दोस्तों, इस किताब से पहली बार जब डॉक्टर अंबेडकर जी ने ये किताब लिखी तो आरबीआई का कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ। इसके बाद अगर मैं आरबीआई की एक शॉर्ट हिस्ट्री बता रहा हूँ आप सभी भाई-बहनों को, एक इतिहास बता रहा हूँ कि आरबीआई का इतिहास कैसा रहा। इसके बाद अगर बात करें तो 1926 में चलते हैं, 1920। 1926 में एक हिल्टन यंग, और अब ये मत कहना हिंदी में क्योंकि ये तो नाम था, हिल्टन यंग कमीशन। अब तुम कहोगे सर सूर्य प्रकाश को इंग्लिश में बोलो, तो क्या मैं सनलाइट बोलूँगा? भाई सूर्य प्रकाश तो सूर्य प्रकाश ही रहेगा। देखो दोस्तों, एक हिल्टन यंग कमीशन बनाई गई, जिसे हम लोग रॉयल कमीशन भी कहा करते। और अगर मैं पूरी बात बताऊँ तो रॉयल कमीशन है। हाँ, तो बताओ छोटू प्रजापति, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो तुम निकल लो। देखो दोस्तों, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी, ऑन इंडियन करेंसी, राइट, एंड फाइनेंस। तो एक कमीशन बनाई गई जिसका नाम था रॉयल कमीशन। तो रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, जिसे हिल्टन यंग कमीशन भी कहा करते थे। तो एक कमीशन बनाई गई जिसने प्रस्ताव रखा कि भैया एक सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। इसने कहा एक सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, अर्थात हिंदी माध्यम के भाई बहन लिख लें, केंद्र केंद्रीय बैंकिंग संस्थान, एक केंद्रीय बैंकिंग संस्थान होना चाहिए, राइट। तो इसी कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद अगर मैं बात करूं, 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। आरबीआई की स्थापना राइट। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद जो 1926 में हिल्टन यंग कमीशन बना, इसने कहा एक केंद्रीय बैंकिंग संस्थान होना चाहिए भारत में, जो सभी बैंकों को रेगुलेट करेगा, जो सभी बैंकों को कंट्रोल करेगा, राइट। तो 1935 1 अप्रैल में आरबीआई की स्थापना हुई। इसके बाद अब जब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आरबीआई बना, तो आरबीआई एक प्राइवेट बॉडी था, यहाँ पे ध्यान से सुनना। आरबीआई एक प्राइवेट बॉडी था, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन था, राइट। तो आरबीआई एक प्राइवेट बॉडी था, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन था, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होने के नाते इसके जो स्टॉक होल्डर्स थे वो प्राइवेट थे। लेकिन हुआ कुछ यूं कि 1 जनवरी 1949 आरबीआई का आरबीआई का आरबीआई का क्या हुआ? आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ। आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ, जरा इस पॉइंट को ध्यान से सुनना। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। आरबीआई का जब नेशनलाइजेशन हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ, तो इसका मतलब ये कि अब आरबीआई प्राइवेट से गवर्नमेंट की बॉडी बन गई। प्राइवेट से गवर्नमेंट की बॉडी बन गई और आरबीआई नेशनलाइज्ड हो गई। पहले आरबीआई के जो स्टेक होल्डर्स थे, जो शेयर होल्डर्स थे, वो प्राइवेट लोग हुआ करते थे। लेकिन बाद में आरबीआई क्या हो गई? नेशनलाइज्ड हो गई। और मैं आपको बता दूं, और नेशनलाइजेशन होने के बाद आरबीआई एशियन एशियन क्लियरिंग यूनियन एशियन बेटा, इतना डिटेल कहीं मिल जाए ना तो मुझसे बात करना आकर। जो तुम लोग कह रहे हैं ना, सामने सामने पढ़ाने से इतना डिटेल, उतना ज़्यादा ज्ञान नहीं मिल पाएगा एक क्लास में, मैं पहले से ही बता दूं। अगर कहो तो अगली क्लास वैसे ही लूँ और फिर आपको अंतर दिख जाएगा। तो एशियन क्लियरिंग यूनियन बनाया के का
मेंबर बन गया आरबीआई, एशियन क्लियरिंग यूनियन का मेंबर बन गया, सदस्य बन गया। तो ये भी क्वेश्चन आता है आरबीआई इनमें से किसका सदस्य है या किसका सदस्य नहीं है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो इसे हम बोलते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और मैं आप लोगों को बता दूं, अभी अभी 2016 में क्या हुआ, जरा ध्यान से सुनो। 2016 में जो आरबीआई एक्ट था, आरबीआई एक्ट था 1934, राइट। तो जो आरबीआई काम करती है, देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि 1935 में तो आरबीआई की स्थापना हुई, लेकिन आरबीआई काम किसके अकॉर्डिंग करती है, आरबीआई काम करती है 1934 एक्ट के मुताबिक, 1934 के अधिनियम के मुताबिक, राइट। तो 1934 के एक्ट के मुताबिक, 1934 के अधिनियम के मुताबिक, तो जो आरबीआई एक्ट 1934 था, जिसमें आरबीआई की रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज लिखे हैं कि आरबीआई क्या करेगा, क्या काम है आरबीआई का, सारे रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फंक्शंस डिफाइंड हैं इसमें आरबीआई। आरबीआई जो भी काम करता है वो आरबीआई एक्ट 1935 के जरिए ही करता है, राइट। नाउ, ओहो! अच्छा, वहाँ भी वो भी क्लास बाकी थी, सॉरी, 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 कि जो मैंने कहा था कि इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड के मार्केट एंड ऑल, तो वो इस क्लास के बाद अभी करवा दूँगा, गोविंद मलिक, राइट? इस क्लास के बाद करवा दूँगा, बुल एंड बियर भी बताऊँगा अभी, राइट? चलिए। राइट, देखिए दोस्तों, तो अब उन 2016 में जो आरबीआई का एक्ट था, आरबीआई का एक्ट 1934, इसको अमेंड किया गया। अमेंड का मतलब होता है, आप लोगों को बता दूं, इसमें संशोधन किया गया, थोड़ा सा चेंज किया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाल ही में आरबीआई का अमेंडमेंट कब कब हुआ, राइट। इसमें संशोधन किया गया। अब मैं आपको बताऊंगा प्रियम्बल ऑफ आरबीआई। प्रियम्बल ये पेपर में नहीं आएगा, लेकिन बस आपको पता होना चाहिए, जस्ट पता होना चाहिए। जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो उसका प्रियम्बल पता होता है, ऐसे ही यहाँ पर भी आपको आरबीआई का प्रियम्बल पता होना चाहिए। जरा ध्यान सुनना। तो आरबीआई का प्रियम्बल है टू रेगुलेट द इशू, टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स। दोस्तों, जितने भी बैंक नोट्स हैं, इनको इशू करना एंड कीपिंग ऑफ रिजर्व टू सिक्योर, कीपिंग ऑफ रिजर्व टू सिक्योर मॉनेटरी स्टेबिलिटी, मॉनेटरी स्टेबिलिटी। देखो, टीचर की ईमानदारी पहले ही बता दिया, ये पेपर में नहीं आएगा, जस्ट आपको पता होना चाहिए बस। इन इंडिया पेपर में नहीं आएगा, बार बार बता रहा हूँ, लेकिन पता होना चाहिए। एंड जनरली टू ऑपरेट द करेंसी। अभी मैं इसको पूरा समझाऊंगा, ध्यान सुनना, क्योंकि प्रियम्बल अगर आरबीआई का पता चल गया तो आरबीआई का पूरा कार्य पता चल जाए, इसलिए मैं प्रियम्बल पढ़ा रहा हूँ। कुछ इतने गधे बच्चे होंगे, वो कहेंगे सर नहीं आएगा तो क्यों पढ़ा रहे। अरे भाई, तो 1935 एक्ट लिखा है, जिस किताब में रॉली कुमारी ऐसा लिखा है, उस किताब को लो, पेट्रोल या मिट्टी का तेल डालो और माचिस की तिल्ली से आग लगा दो। नाउ, तो दोस्तों देखिए, करेंसी, टू ऑपरेट द करेंसी एंड, इस प्रियम्बल से पूरा आरबीआई का सिस्टम, आरबीआई का कार्य पता चल जाएगा। एंड सिस्टम ऑफ द कंट्री, एंड सिस्टम ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेज। दोस्तों, दिस इज द प्रियम्बल ऑफ आरबीआई। अब जरा ध्यान से सुनना, सीखने वाली बात, सीखने वाली बात यह है कि आरबीआई का प्रियम्बल कहता है टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट। सबसे पहली बात ये देखिए, तो पूरे हिंदुस्तान में जो बैंक के नोट्स हैं, उसे जारी करने का काम कौन करता है, आरबीआई। कल मैंने एक क्लास बनाई बैंक नोट्स के बारे में जानकारी, राइट।
तो जितने भी बैंक नोट्स हैं भारत में, हाँ बता दूं यहाँ पर, एक्सेप्ट एक्सेप्ट रुपी 1 नोट, 1 रुपए के नोट को छोड़कर, 1 रुपए के नोट को छोड़कर पूरे हिंदुस्तान में जितने भी नोट्स हैं, वो सारे नोट को कौन जारी करता है? आरबीआई। एंड कीपिंग द रिजर्व, देखो कीपिंग द रिजर्व्स, तो पूरे हिंदुस्तान में जो रिजर्व्स हैं, चाहे वो नोट्स के रिजर्व्स हों या वो फॉरेन करेंसीज के रिजर्व्स हों, तो पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी फॉरेन करेंसीज हैं, यूएस डॉलर, यूरोपियन यूरो, जितनी भी विदेशी मुद्राएं हैं, उन सब का रिजर्व कौन रखता है? आरबीआई। टू सिक्योर मॉनेटरी स्टेबिलिटी, ये देखो पूरे देश में जो मौद्रिक स्थिरता, मॉनेटरी स्टेबिलिटी, ये कंट्रोल भी कौन करता है? आरबीआई। मॉनेटरी स्टेबिलिटी कंट्रोल करता है विद द हेल्प ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। जो आरबीआई की मौद्रिक नीति है, जिन बच्चों ने पढ़ी है वो अच्छी बात है, और जिनने नहीं पढ़ी उन्हें मैं पढ़ाऊंगा। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मौद्रिक नीति है, मौद्रिक स्थिरता, मौद्रिक नीति के द्वारा मौद्रिक स्थिरता होती है, राइट नाउ। इसके अलावा जनरली टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम, ये देखो पूरे हिंदुस्तान में जो क्रेडिट सिस्टम है, ये भी इसी के द्वारा, मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा। तो जो क्रेडिट सिस्टम है, तो 1 रुपये का नोट और सारे सिक्के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय जारी करता है। तो ये हो गया आरबीआई का प्रियम्बल, ये हो गया आरबीआई का प्रियम्बल, जैसे हम कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बोलो जी, कछु ज्ञान मिलो कि नहीं मिलो? जल्दी बताइयो, ईमानदारी मिलो है तो बताइयो, नहीं मिलो है तो बताइयो। देखो भैया, अब जाके अलावा थोड़ो सो और ज्ञान प्राप्त कर हैं और आरबीआई के बारे में बात कर हैं, जरा ध्यान से सुनिए। देखो, अब ये तो हो गई एक बात। अब हम चलते हैं, आरबीआई का प्रियम्बल देख लिया, शॉर्ट हिस्ट्री देख ली। अब हम आरबीआई के सदस्य के बारे में बात करें। देखिए, आरबीआई के अब हम मेंबर्स के बारे में बात करेंगे। तो आरबीआई का जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो क्या बोलते हैं चलाता है, उसे हम बोलते हैं आरबीआई की भाषा में सेंट्रल बोर्ड। क्या बोलते हैं? सेंट्रल। मतलब इसमें आरबीआई के मेंबर्स होते हैं। कौन होते हैं? मेंबर। राइट। देखिए दोस्तों, अब हम आरबीआई के सदस्य के बारे में बात करेंगे, आरबीआई के मेंबर्स के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से। सबसे पहली बात कि आरबीआई के जो मेंबर्स हैं, जो सेंट्रल बोर्ड है, ये या तो अपॉइंट होते हैं, या तो इनकी नियुक्ति होती है, या ये नॉमिनेट होते हैं। दोस्तों, आपने पॉलिटी में बहुत बढ़िया से पढ़ा होगा कि अपॉइंटमेंट या नॉमिनेशन क्या हो, राइट। तो दोस्तों, जो आरबीआई का ये जो आरबीआई के सदस्य हैं, या तो ये अपॉइंट होते हैं, ये नॉमिनेट होते हैं, और बता दूं कितने सालों के लिए? 4 इयर्स के, 4 इयर्स के, राइट, 4 सालों के लिए। तो अब मैं बता दूं कि जो आरबीआई के मेंबर्स हैं, ये 2 भागों में बटे हुए हैं। जरा ध्यान से सुनिए। एक तो ऑफिशियल डायरेक्टर्स, एक तो ऑफिशियल डायरेक्टर्स। भाई देखो कितना ज़्यादा ज्ञान मिल रहा है आप लोगों को, लेकिन तब भी कुछ इतने महामूर्ख बच्चे हैं, कह रहे सर सामने आके पढ़ा। क्या भैया, सामने आके क्या ज़्यादा लड़ुआ मिल जाए का? अबे ज्ञान प्राप्त करने आए, ज्ञान प्राप्त करो। समझ में आया? तो दोस्तों, एक होता है ऑफिशियल और एक होता है नॉन ऑफिशियल मेंबर डायरेक्टर्स। भाई सवेरे सवेरे आ गए बिलबिलान लगे थे। अरे पढ़ लो यार, कितना बढ़िया पढ़ा रहे। मूड बनाओ, मूड पढ़ने का। दोस्तों, इतना सारा ज्ञान दे दिया अभी, देखिए बैठे बैठे बढ़िया, देखिए कितना सारा ज्ञान मिल रहा है तुम लोगों को। इसी तरीके से दोस्तों अभी देखते जाओ कितना ज्ञान मिलेगा आज की क्लास में। तो एक होते हैं ऑफिशियल डायरेक्टर, जिन्हें हम बोलते हैं औपचारिक डायरेक्टर, निर्देशक, और गैर औपचारिक निर्देशक, हिंदी में लिख सकते हैं। एक औपचारिक निर्देशक और गैर औपचारिक निर्देशक। तो इसमें कौन कौन होते हैं? तो इसमें नंबर 1 गवर्नर होते हैं। बोलो राधे राधे। गवर्नर, और बता दूं एक गवर्नर होता है आरबीआई में। और इसमें नंबर 2 डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं। डेप्यूटी गवर्नर्स, 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 डेप्यूटी गवर्नर्स,
डेप्यूटी गवर्नर्स, और ये कितने होते हैं? 4, 4 डेप्यूटी गवर्नर, राइट। इसके अलावा अगर हम नॉन औपचारिक, गैर औपचारिक डायरेक्टर्स, निर्देशक में देखेंगे तो इसमें क्या बोलते हैं, 10 डायरेक्टर्स होते हैं, 10 डायरेक्टर्स बता दूं। और वो भी 10 डायरेक्टर्स, और ये जो 10 डायरेक्टर्स हैं वो विभिन्न डिफरेंट ऑफिसेस के लिए, जो आरबीआई के डिफरेंट ऑफिसेस हैं, रीजनल ऑफिसेस हैं, अभी मैं बताऊंगा, विभिन्न कार्यालय हैं उनके लिए। और ये जो 10 डायरेक्टर्स हैं इनका नॉमिनेशन होता है। क्या होता है? नॉमिनेशन, राइट। इसके अलावा नंबर 2 बात करें, 2 मेंबर्स फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, हिंदी में वित्त मंत्रालय के 2 सदस्य भी होते हैं और इनका भी नॉमिनेशन होता है, डायरेक्टर्स का भी नॉमिनेशन। तो 2 मेंबर्स फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, 2 वित्त मंत्रालय के सदस्य होते हैं। और आरबीआई के अभी मैं बताऊंगा 4 रीजनल ऑफिसेस हैं, तो उनके लिए 4 डायरेक्टर्स होते हैं अलग से, 4 डायरेक्टर्स, 4 डायरेक्टर्स होते हैं। तो वो भी कहाँ? इन्हें हम बोलते हैं लोकल बोर्ड के लिए। तो लोकल बोर्ड्स हैं आरबीआई के 4 जगह, नॉर्थ में अलग, ईस्ट में अलग, साउथ में और वेस्ट में। अभी मैं बात करूंगा, राइट। तो 4 डायरेक्टर्स हैं लोकल बोर्ड्स के लिए। तो ये हो गया आरबीआई की टोटल मेंबर्स। अभी चूंकि मैंने कहा कि आरबीआई के गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर, तो इस समय प्रेजेंट गवर्नर कौन है? प्रेजेंट गवर्नर कौन है आरबीआई का? तो शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। दोस्तों, ये आरबीआई के इस समय प्रेजेंट गवर्नर हैं, राइट। तो अब ये तो गवर्नर हो गए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर, पहले गवर्नर कौन थे आरबीआई के? तो प्रथम गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, सर ऑसबॉर्न स्मिथ, ये पहले गवर्नर। इसके अलावा अब आरबीआई के बारे में आप लोगों को बताया जाए तो ये तो हो गया गवर्नर शक्तिकांत दास, पहले गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ। अगर आ जाए पेपर में प्रथम भारतीय गवर्नर, प्रथम फर्स्ट इंडियन गवर्नर, और और वैसे मैं आपको बता दूं थर्ड गवर्नर, राइट। पहले तो ये हो गए, लेकिन वैसे तीसरे गवर्नर। तो तीसरे गवर्नर आरबीआई के कौन से हैं? तो दोस्तों सी डी देशमुख, जिनका पूरा नाम है चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। दोस्तों सी डी देशमुख साहब आरबीआई के कौन से गवर्नर हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, तीसरे और प्रथम भारतीय। दोस्तों क्वेश्चन आ जाए ओनली गवर्नर, ऐसे सिर्फ ऐसे गवर्नर का नाम बताइए जो भारत के प्राइम मिनिस्टर रह चुके, जो भारत के प्राइम मिनिस्टर रह चुके। दोस्तों ओनली गवर्नर जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं वो हैं हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन जी एक ऐसे सिर्फ गवर्नर हैं जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, और ये आरबीआई के 15th गवर्नर थे। कौन से गवर्नर थे? 15वें गवर्नर। बताओ दोस्तों, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है तो बताओ, सामने आके नच के दिखाते हैं आप। बिल्कुल मजा आना चाहिए भाई साहब, मजा नहीं आएगा तो फिर पैसा वापस वसूल नहीं होगा, पैसा वसूल नहीं होगा तो तुम कहोगे हाय रब्बा, हम तो लुट गए, हम बर्बाद हो गए। और ऐसा हम होने नहीं देंगे दोस्तों। देखिए, अब ये तो हो गई गवर्नर की बात, तो ये तो गवर्नर के बारे में तो समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? डेप्यूटी गवर्नर के बारे में बात करेंगे। देखिए, अब आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर्स के बारे में बात की जाए, डेप्यूटी गवर्नर्स। दोस्तों जो डेप्यूटी गवर्नर्स हैं इस समय, तो 4 डेप्यूटी गवर्नर में अभी अभी हाल ही में, बिल्कुल हाल ही में, अभी 9 तारीख को बने, 9 तारीख को बने, आज से बिल्कुल 4-5 दिन पहले, राइट। तो 4 दिन पहले बने एम राजेश्वर, एम राजेश्वर राव, एम राजेश्वर राव अभी अभी 9/10/2020 में बनाए गए।
बिल्कुल अभी-अभी ताज़ा-ताज़ा डेप्यूटी गवर्नर बने। इसके अलावा नंबर 2 पर जो हैं वो हैं डॉक्टर एम.डी. पात्रा। डॉक्टर एम.डी. पात्रा, राइट? ये बनाए गए और ये बनाए गए थे जनवरी, ये बनाए गए थे जनवरी 2020 में, जनवरी 2020 में, राइट? तो दोस्तों इसके अलावा नंबर 3 जो तीसरे हैं वो हैं एम के जैन, एम के जैन और ओहो एम के जैन और चौथे डेप्यूटी गवर्नर जो हैं वो हैं बी टी कानूनगो, कानूनगो। तो बीपी कानूनगो, एम के जैन, एम डी पात्रा, एम राजेश्वर दोस्तों राव। तो ये हो गए हमारे 4 डेप्यूटी गवर्नर्स। बोलो जी, मजा आ रहा है एकदम या नहीं आ रहा? सही से बताइए। 4 डेप्यूटी गवर्नर्स हो गए। अब हम दोस्तों बात करेंगे किसके बारे में? अब हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे आरबीआई के ऑफिसेस के बारे में। किसके बारे में भैया? ऑफिसेस। कि भाई आरबीआई जो है वो कितनी जगह से काम करता है। तो आरबीआई के ऑफिसेस के बारे में बात करेंगे। ऑफिसेस, कार्यालयों के बारे में बात करेंगे कि आरबीआई के कार्यालय कहाँ-कहाँ। देखिए दोस्तों, तो आरबीआई की अगर हम बात करें नंबर 1 इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय 1935 में जब आरबीआई बना था, उसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था। तो जी क्या जब 1935 में आरबीआई बना था तो इसका मुख्यालय कोलकाता में था। लेकिन 1937 1937 में इसके हेडक्वार्टर को वर्ड देखो क्या लिख रहा हूँ परमानेंटली परमानेंटली शिफ्ट कर दिया गया। शिफ्ट कर दिया गया कहाँ पर? परमानेंटली शिफ्ट कर दिया गया मुंबई दोस्तों। और आज इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। विवेक कुमार मैंने बता दिया, पढ़ लेना। नंबर 2 ये तो इसका हेडक्वार्टर हो गया भाई साहब। इसके अलावा अब आरबीआई के 4 जोनल ऑफिसेस हैं। 4 जोनल ऑफिसेस हैं। देखिए ऐसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। जो नॉर्थ में है वो न्यू दिल्ली में है। नॉर्थ का जोनल ऑफिस न्यू दिल्ली में है। साउथ का जोनल ऑफिस चेन्नई में है, चेन्नई में है। दोस्तों ईस्ट का जोनल ऑफिस कोलकाता में है, राइट? और वेस्ट का जोनल ऑफिस क्या बोलते हैं? मुंबई में ही। तो ये हो गए आरबीआई के 4 जोनल ऑफिस, राइट? इसके अलावा आरबीआई की अगर मैं बात करूं तो जो आरबीआई है वो टोटल टोटल 31 लोकेशन पे काम करती है इस समय पूरे हिंदुस्तान में। 31 लोकेशंस पर। अब ये 31 लोकेशंस में क्या है? रीजनल ऑफिसेस हैं, रीजनल ऑफिसेस हैं, राइट? इसके अलावा सब ऑफिसेस, सब ऑफिसेस, रीजनल ऑफिस हो गए, सब ऑफिसेस हो गए और इसमें जोनल ऑफिस भी। तो टोटल 31 लोकेशंस पर आरबीआई काम करती है। तो इस समय पूरे हिंदुस्तान में 31 जगह हैं। रीजनल ऑफिसेस ज्यादातर स्टेट्स कैपिटल में है, राज्यों की राजधानियों में है। स्टेट्स कैपिटल, राज्यों की राजधानियों में ज्यादातर 31 रीजनल ऑफिसेस। सब ऑफिसेस स्मॉल सिटीज, जो छोटे छोटे शहर होते हैं स्मॉल सिटीज, वहां पर क्या बोलते हैं? सब ऑफिसेस, राइट? इसके अलावा अगर मैं बात करूं नंबर 4 आरबीआई के 2 ट्रेनिंग कॉलेजेस भी हैं। आरबीआई के 2 ट्रेनिंग कॉलेजेस भी हैं। बेटा कभी सोचा इतना कंटेंट मिलेगा? विद्या माता का समय सारे बच्चे खुल के बताएंगे अपने दिल से। कभी सोचा कि इतना कंटेंट मिलेगा आप लोगों को इकोनॉमिक्स में? सही से बताना, बिल्कुल दिल से बताना। सब लोगों को विद्या माता का समय, हाँ या ना में जवाब देना बिल्कुल, और दिल से जो कहना चाहते हो वो कहो। जितना भी लिखना चाहते हो कमेंट में लिखो, दिल खोल के लिखो, दिल खोल के पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर।
दोस्तों 2 ट्रेनिंग कॉलेजेस भी हैं आरबीआई के, राइट। तो 2 ट्रेनिंग कॉलेजेस भी हैं आरबीआई के, तो कौन-कौन से 2 ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं? तो एक तो है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बैंकिंग, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बैंकिंग। अगर लिखना है तो ये लिखो कि कुछ दिल खोल के जो लिखना चाहते हो। अब बकवास लिखते हो तुम लोग, सामने आओ, जे आओ, वो आओ। अरे वो मुझ पे छोड़ दो यार, कैसे आओ, क्या हो। तो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बैंकिंग, और दूसरा दोस्तों कौन सा हो गया, और लिखो, राधे राधे। दोस्तों कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बैंकिंग, तो नो अकेला नहीं, कुछ और लिखो कि दोस्तों जो अपने दिल से कहना चाहते हैं। सर दिल खोल के बोल रहा हूँ, आज तक ऐसी क्लास नहीं देखा था मैंने। बहुत ज्ञान मिल रहा है सर, आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, थैंक यू। और लिखो दोस्तों, नहीं मिलेगा कहीं पर, और लिखो बेटा। तो दोस्तों देखिए, तो रिजर्व बैंक, हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मोटिवेशन बहुत जरूरी है, हाँ। तो तो करो जब स्टार्ट करना। तो रिजर्व बैंक, मजा आ रहा है, राधे राधे। और लिखो दोस्त, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ। सर आप जैसा कोई नहीं पढ़ा सकता है सर, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। और विद्या माता कसम है, कोई भी झूठी बात मत लिखना। अच्छा सुजीत दास, और कोई भी झूठी बात मत लिखना। तो दोस्तों झूठी मत लिखना। इंडिया स्टाफ, दोस्तों ये आरबीआई के 2 स्टाफ कॉलेज, ये आरबीआई के 2 ट्रेनिंग कॉलेजेस भी हैं। बोलो समझ में आ रहा है? तो ये आरबीआई के 2 ट्रेनिंग कॉलेजेस हो गए। तो ये हो गया आरबीआई के टोटल क्या? तो ये हो गया आरबीआई का टोटल, क्या बोलते हैं कि आरबीआई के ऑफिसेस कहाँ-कहाँ हैं। फिर से देख लो, हेडक्वार्टर छोटू प्रजापति, तुम्हें बहुत चिंता है। तो अबे टाइम्स के सारे क्लास कैसे लेते? तो देखो, हेडक्वार्टर 1935 में कोलकाता में बनाया गया, 1937 में परमानेंटली शिफ्ट हो गया मुंबई। तो 12 घंटे क्लास ली, प्रभावित हुआ मैं, बहुत बढ़िया। सोनू सोलंकी, वाह क्या बात है। और लिखो दो, 4 जोनल ऑफिसेस, नॉर्थ न्यू दिल्ली में, साउथ चेन्नई में, ईस्ट कोलकाता में, वेस्ट मुंबई में। इसके अलावा आरबीआई 31 लोकेशंस पर काम करता है, बहुत सारे रीजनल ऑफिसेस हैं, कुछ सब ऑफिसेस हैं। जो 1-2 टॉपिक बताए हैं नहीं पढ़े थे सर, थैंक यू सो मच। बस यार बस, अब मत लिखो, अब मत लिखो, बस, 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 बस। नाउ दोस्तों 31 लोकेशंस के अलावा आरबीआई के 2 ट्रेनिंग कॉलेजेस भी हैं। चलिए अब हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, फंक्शंस ऑफ आरबीआई। तो फंक्शंस ऑफ आरबीआई के बारे में बात करेंगे। फंक्शंस ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य। तो फंक्शंस ऑफ आरबीआई में नंबर 1, दोस्तों सबसे पहला फंक्शन, इशूइंग नोट्स। दोस्तों नोट जारी करना, नोट जारी करना। दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो 1 रुपी का नोट है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जो 1 रुपी का नोट है, एंड ऑल कॉइन्स, सारे सिक्के, 1 रुपए का नोट और सारे सिक्के, ये आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत, वित्त मंत्रालय, गवर्नमेंट ऑफ, तो ये वित्त मंत्रालय के अंदर आते हैं, ये आरबीआई के अंदर नहीं आते। इसके अलावा जितने भी नोट आरबीआई इशू करता है, वो करता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम पर। बहुत बढ़िया ज्ञान मिलेगा, जरा ध्यान सुनना। मिनिमम रिजर्व सिस्टम पर। ज्ञान अच्छा नहीं मिला तो कहना। इसे बोलते हैं एमआरएस, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली पर।
अब ये एमआरएस मिनिमम रिजर्व सिस्टम न्यूनतम आरक्षित प्रणाली क्या होता भैया? ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम न्यूनतम आरक्षित प्रणाली किसे कहते हैं? तो भाई जरा ध्यान से सुनियो, सब मजा है, नहीं मजा आओ तो हमसे कहियो। ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर आरबीआई नोट जारी करता है। अब दोस्तों मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अनुसार आरबीआई को हमेशा मेंटेन करना होगा अपने पास, मेंटेन मतलब रखना होगा क्या? रुपीज 200 करोड़ की सिक्योरिटी। नोट छापने के लिए आरबीआई 200 करोड़ की सिक्योरिटी मेंटेन करता है, जिसमें एक रुपीज 115 करोड़ का गोल्ड रखता है आरबीआई अपने, और रुपीज 85 करोड़ का आरबीआई फॉरेन करेंसीज रखता है, हिंदी में विदेशी मुद्राएं रखता है। तो आरबीआई के पास 115 करोड़ का गोल्ड और 85 करोड़ की फॉरेन करेंसीज होना चाहिए, तब जाकर आरबीआई नोट छापता है। भाई आपकी जेब में जो 500 रुपए का नोट है, ध्यान सुनना, आपकी जेब में जो 500 रुपए का नोट है, वो 500 रुपए का नोट इसलिए है क्योंकि आरबीआई ने उसके लिए सिक्योरिटी मेंटेन कर रखी, राइट। आरबीआई ने उसके लिए सिक्योरिटी मेंटेन कर रखी है। तो सबसे पहला कार्य है आरबीआई का इशूइंग नोट्स, नोट जारी करना, और नोट जारी करती है मिनिमम रिजर्व सिस्टम न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के आधार पर। वो क्या है? रुपीज 200 करोड़। तो पेपर में आएगा आरबीआई नोट किस आधार पर जारी करती है, तो लिखा होगा मिनिमम रिजर्व सिस्टम। दूसरा सवाल, आरबीआई के मिनिमम रिजर्व सिस्टम में कितनी की सिक्योरिटी है, तो 200 करोड़। तीसरा सवाल कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम 200 करोड़ में गोल्ड कितना है, तो 115 करोड़। तो ये हो गया आरबीआई का सबसे पहला कार्य, जिसे हम कहते हैं, क्या बोलते हैं? इशूइंग नोट्स, राइट। नाउ दूसरा कार्य है बैंकर्स बैंक, या इसी को कहते हैं बैंक ऑफ द बैंक, बैंक ऑफ द बैंक्स, हिंदी में बैंकों की बैंक, बैंकों बैंकों की बैंक। तो जितनी भी भारत में बैंकें हैं, जितनी भी बैंक हैं, इन सब की बैंक कौन सी है? आरबीआई है। तो पूरे हिंदुस्तान में जो बैंकों की बैंक है वो कौन है? आरबीआई है। तो पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी बैंक्स हैं उनकी पापा कौन है? आरबीआई। नंबर 3, गवर्नमेंट्स बैंक, या इसी को बोलते हैं बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर टू दी गवर्नमेंट। दोस्तों बैंकर टू द गवर्नमेंट मतलब इसको हिंदी में कहेंगे सरकार की बैंक, सरकार की बैंक। मतलब जितने भी गवर्नमेंट हैं, यहाँ पे बताना चाहूंगा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो केंद्र बैंक हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों की बैंक कौन सी है? आरबीआई ही, राइट। नाउ नंबर 4, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। भाई कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब हुआ कि विदेशी मुद्राओं की को रखना। दोस्तों पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी फॉरेन करेंसीज हैं, चाहे यूएस का डॉलर हो, यूरोप का यूरो हो, यूके का पाउंड हो, चाइना का युआन हो और जापान का येन हो, तो जितनी भी फॉरेन करेंसीज हैं या अदर एटसेट्रा, जितनी भी फॉरेन करेंसीज हैं, इन सब की कस्टडी किसके पास रहती है? आरबीआई के पास रहती है। बोलो क्लियर है? एक और फंक्शन आरबीआई, लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट। दोस्तों लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट, इसका मतलब क्या हुआ भैया? लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या है? लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब है, लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब है कि अंतिम ऋणदाता के रूप में, हिंदी में लिख लें दोस्तों, अंतिम ऋणदाता के रूप में। अर्थात जब कभी किसी भी बैंक को कहीं से भी लोन ना मिले,
एक बैंक दूसरी बैंक से लोन ले सकती है। जब किसी बैंक को कहीं से लोन ना मिले तो आखिरी दरवाजे किसके खुले होते हैं हमेशा? आरबीआई। कभी भी आओ लोन लेकर जाओ और मौज मनाओ। तो इसे हम बोलते हैं लेंडर टू द लास्ट। एक और आरबीआई का फंक्शन है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, ये सारे फंक्शन प्रियम्बल में डिफाइन है। साख नियंत्रण हिंदी में। तुम लोग कहते हैं हिंदी नहीं पढ़ाते, कितनी शुद्ध हिंदी लिखते हैं यार और शुद्ध हिंदी बोलते हैं, लेकिन तुम लोग गधे हो इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आता। साख नियंत्रण, राइट, या ऋणों का नियंत्रण। तो पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी क्रेडिट है, लोन कब ज्यादा दिया जाए, कब कम दिया जाए, कब देश में लिक्विडिटी ज्यादा होनी चाहिए, कब लिक्विडिटी कम होनी चाहिए, तो इन सब को कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई। इसको कंट्रोल किसके द्वारा करता है? मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा। एवरीबॉडी किसके द्वारा? मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति के द्वारा कंट्रोल करता है। के द्वारा? मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा कंट्रोल करता है। भाई मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। नहीं बताया तो डिटेल में बताएंगे। मॉनेटरी पॉलिसी में दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक क्वांटिटेटिव, क्या होता है? ये इन्फ्लेशन की क्लास में बताएंगे, जिस क्लास में नहीं पढ़ाया और जिसमें पढ़ा दिया वो सब मास्टर हो चुके हैं। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, एक तो होते हैं मात्रात्मक यंत्र, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, मात्रात्मक यंत्र, राइट, और एक होता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। सब पढ़ा दिया दोस्तों, जिस क्लास में नहीं पढ़ाया ठंड रखो, पढ़ाएंगे। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट पढ़ाएंगे नहीं, दिमाग में ठूस देंगे कि तुम जाकर किसी और को पढ़ाने लगो। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट मतलब गुणात्मक यंत्र है। दोस्तों, बच्चों के जब फोन आते, बच्चे कहते गुरुजी इससे पहले कभी इकोनॉमिक्स पढ़ते ही नहीं थे, स्वाद नहीं आता था, लेकिन अब इकोनॉमिक्स पढ़ते नहीं, कोई हमारे सामने खड़ा नहीं होता। ये तरीके से पढ़ो इकोनॉमिक्स बेटा, और जैसे पढ़ा रहे वैसे पढ़ो, और नहीं पढ़ पा रहे तो निकल लो। भाई आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। ये देखो 11 स्लाइड्स भर दी। अगर आप सोचो इतना सारा ज्ञान दे दिया तुम लोगों को, क्या ये पॉसिबल था? है सामने आओ सामने आओ। अबे सामने तो सबको ही आता, सामने आके ही पढ़ाते यार, लेकिन जैसा हम पढ़ा रहे जिस टॉपिक को वैसे पढ़ो। दोस्तों, एक क्वांटिटेटिव एक क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। क्या होते बताएंगे बाद में। बैंक रेट क्या होता अभी नहीं बता रहे, रेपो रेट, राइट, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी अभी नहीं बता रहे, बाद में बताएंगे। रिवर्स रेपो रेट जिस क्लास में बता दिए वो रिवाइज कर लो। कैश रिजर्व रेशियो, हाँ, CRR। नाउ नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। नेक्स्ट ओपन मार्केट ऑपरेशन, मुक्त बाजार प्रचलन। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या आता है? मार्जिन रिक्वायरमेंट, सीमांत आवश्यकता। नेक्स्ट कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। नेक्स्ट रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट दोस्तों मोरल प्रेशर और सुसैन। एंड नेक्स्ट डायरेक्ट एक्शन। जो जिनने पढ़ चुके वो रिवाइज कर लो, जिनने नहीं पढ़ा उन्हें हम पढ़ाएंगे। ये मत कहना गुरुजी क्या पढ़ा रहे। दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान में जो क्रेडिट का कंट्रोल है, जो लिक्विडिटी का कंट्रोल है, मतलब लिक्विडिटी का मतलब तरलता, कब पैसा ज्यादा होना चाहिए कब पैसा कम होना चाहिए पूरे देश में, ये कंट्रोल करने का काम कौन करता है? भाई ये कंट्रोल करने का काम करता है आरबीआई। पता होना चाहिए आप लोगों को। तो ये हो गए आरबीआई के फंक्शन। चलिए एक बार और देख लेते हैं आरबीआई के कार्य को। नंबर 1, नोट जारी करना। नोट किसके आधार पर जारी करती है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के आधार पर। मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंतर्गत आरबीआई को 200 करोड़ की सिक्योरिटी मेंटेन करना होता है, जिसमें 115 करोड़ का गोल्ड और 85 करोड़ की फॉरेन करेंसी होनी चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम लोग नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो नेक्स्ट फंक्शन है बैंकों का बैंक। पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी बैंक हैं उन सब का बैंक कौन है? आरबीआई। तीसरा फंक्शन है बैंकर टू द गवर्नमेंट। चाहे वो केंद्र सरकार हो या वो राज्य सरकार हो, दोनों का नियंत्रण, दोनों का जो पैसों का संचालन है वो कौन देखता है? आरबीआई। कंट्रोल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जितनी भी हिंदुस्तान में विदेशी मुद्राएं हैं ये सब किसकी कस्टडी में है? आरबीआई की। लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट, अंतिम ऋणदाता के रूप में, जब किसी भी बैंक के पास कोई रास्ता ना बचे, कहीं से भी पैसा ना आए, तो आखिरी दरवाजा खटखटा सकती है वो किसका? आरबीआई का। बोलो जी, क्लियर वाह? समझ में आई गवा या नहीं आया? नाउ नेक्स्ट है
कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, पूरे हिंदुस्तान में जो साख का नियंत्रण है, पूरे हिंदुस्तान में कब पैसा ज्यादा दिया जाएगा, कब पैसा कम दिया जाएगा। रूपेश कुमार कह रहे हैं सर अब तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट भी डरता होगा कि ये टीचर को एक्सपोज करके रख दिया। अरे नहीं यार, देखिए दोस्तों, तो पूरे हिंदुस्तान में कब लोन ज्यादा दिया जाए, कब लोन कम दिया जाए, क्यों लोन ज्यादा दिया जाए, क्यों लोन कम दिया जाए, इन सब को कंट्रोल करने का काम कौन करता है भैया? RBI करता है। बोलो जी, समझ में आ रहा है? नाउ तो ये सारे के सारे हो गए आरबीआई के फंक्शंस, और यहाँ पर हमने आरबीआई के बारे में कंप्लीट ज्ञान प्राप्त कर लिया है। चलिए हम जल्दी से 2 मिनट के अंदर पूरा रिवाइज करेंगे कि हमने क्या पढ़ा आज की क्लास में, और फिर हम आएंगे इंटरनेशनल लेवल पर जो स्टॉक एक्सचेंज है और उनके इंडेसेस। याद करो, मैंने आप लोगों को कल बताया था, वहीं से एक्चुअली क्लास स्टार्ट करनी थी। 5 मिनट का टॉपिक है, बस पढ़ा देंगे। नाउ तो सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे आज की पूरी क्लास को। जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैंने कहा देखो 2 मिनट के अंदर बहुत जल्दी से बताएंगे। आ, देखिए, तो फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट क्या होता है? मौद्रिक बाजार। दोस्तों याद होगा, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को डील करता है, अल्पकालीन प्रतिभूतियों को डील करता है। इसको कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम करता है आरबीआई। इसके इंस्ट्रूमेंट है कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसके अलावा रीपर्चेज एग्रीमेंट, इसके अलावा कॉल मनी, नोटिस मनी, दोस्तों टर्म मनी। ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं इसके। अब आपको याद आ गया होगा, नहीं याद आया तो इसका मतलब तुमने बॉर्नवीटा नहीं पिया। कैपिटल मार्केट वो मार्केट है जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को डील करता है। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में दोस्तों क्या क्या आती हैं? तो इसमें मैंने पढ़ाया, शेयर्स आते हैं, इसमें डिवेंचर्स आते हैं, इसमें गवर्नमेंट के बॉन्ड्स आते हैं। बोलो याद आया ना? इसको कंट्रोल और रेगुलेट सेबी करता है। सेबी के बारे में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के बारे में बता दिया। 1988 में बना था, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में 1992 में। दोस्तों ये स्टैट्यूटरी बॉडी बना, ब्ला ब्ला ब्ला। ना आज की क्लास में हमने आरबीआई के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। चलिए आरबीआई के बारे में बताते हैं। तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका कॉन्सेप्ट आया एक डॉक्टर अंबेडकर की किताब से। अंबेडकर जी की किताब थी द प्रियम्बल ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। वहां से इसका कॉन्सेप्ट आया। 1926 में एक हिल्टन यंग कमीशन बनाया गया, इसे रॉयल कमीशन ऑन फाइनेंस एंड ऑन रॉयल कमीशन ऑफ इंडिया, रॉयल कमीशन ऑफ इंडिया, इंडिया ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, राइट। ये किताब लिखी इन्होंने। ये कमीशन बनाई गई। तो इसके अलावा 1934 में आरबीआई का एक्ट पास हुआ, और 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। लेकिन जब आरबीआई की स्थापना हुई थी तब आरबीआई उस समय पे एक प्राइवेट संस्था था, एक प्राइवेट बॉडी थी ना। 1 जनवरी 1949 आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ, और आरबीआई एक सरकार, भारत सरकार के अंदर की बॉडी बन गई, और भारत सरकार के अंडर में आ गई। और उसी समय आरबीआई एशियन क्लियरिंग हाउस यूनियन का भी सदस्य बन गया, और 2016 में आरबीआई के एक्ट 1934 का अमेंडमेंट हुआ। तो दोस्तों इसके अलावा प्रियम्बल आरबीआई के टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स and keeping the reserves to secure monetary stability in India and generally to operate the currency and credit system of the country to its advantage. Now, इसके अलावा आरबीआई की क्या, आरबीआई के अगर हम मेंबर्स की बात करें तो ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं, राइट। तो दोस्तों जो ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं उसमें गवर्नर आते हैं, तो एक गवर्नर और 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में 10 डायरेक्टर होते हैं डिफरेंट ऑफिसर्स के लिए। इसके अलावा 2 मेंबर्स होते हैं जो वित्त मंत्रालय के होते हैं, और 4 सदस्य होते हैं जो लोकल बोर्ड या 4 जो ऑफिसर्स हैं। गवर्नर्स की बात मैंने आप लोगों को बता दिया। आज समय आरबीआई गवर्नर जो प्रेजेंट गवर्नर शक्तिकांत दास साहब हैं। पहले गवर्नर मनु स्मिथ थे। पहले और तीसरे गवर्नर, पहले भारतीय और तीसरे गवर्नर सीडी देशमुख, और ओनली गवर्नर जो प्राइम मिनिस्टर बने 15वें नंबर के थे डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब। डेप्यूटी गवर्नर्स की बात करें तो डेप्यूटी गवर्नर्स दोस्तों आरबीआई के 4 होते हैं, और जो गवर्नर्स और डेप्यूटी गवर्नर्स हैं बता दूं, वो जनरली 3 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, लेकिन 5 साल इनका टेन्योर बढ़ाया जा सकता है, या 65 साल की उम्र तक। इन दोनों में जो भी काम हो, चाहे 5 साल हो जाए या 65 साल, गवर्नर्स चाहे वो गवर्नर हो चाहे डेप्यूटी गवर्नर। दोस्तों एम राजेश्वर राव अभी भी बनाए गए हैं 9 तारीख को। दोस्तों इसके अलावा एमडी पात्रा, एमके जैन और बीपी कानूनगो। बोलो राधे राधे। ऑफिसेस, जब 1935 में आरबीआई का ऑफिस, आरबीआई की स्थापना हुई, तो आरबीआई का हेडक्वार्टर 1935 में कोलकाता में था। 1937 में परमानेंटली शिफ्ट हो गया मुंबई। 4 जोनल ऑफिसेस हैं, इसे लोकल ऑफिसेस भी बोलते हैं। नॉर्थ में न्यू दिल्ली, ईस्ट में कोलकाता, साउथ में चेन्नई, वेस्ट में मुंबई। आरबीआई टोटल 31 लोकेशंस पर काम करता है, जिसमें 4 रीजनल ऑफिसेस, कुछ जिसमें 4 जोनल ऑफिसेस, कुछ रीजनल ऑफिसेस और कुछ सब ऑफिसेस शामिल होते हैं। नाउ इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो 2 ट्रेनिंग कॉलेजेस भी हैं आरबीआई का। एक कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बैंकिंग एंड रिजर्व बैंक ऑफ स्टाफ कॉलेज। इसके अलावा फंक्शंस ऑफ आरबीआई के मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताई दिया है, उसको रिवाइज भी कर दिया है। बोलो राधे राधे। नाउ
अब हम बात करेंगे दोस्तों कैपिटल मार्केट का जो छोटा सा पार्ट रहता था, कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार। जैसे कि हमने पढ़ा कल की क्लास में कि अलग-अलग ज़्यादा मौज मत लो बेटा तुम लोग। जैसे अलग-अलग कंट्रीज़, अलग-अलग स्टॉक मार्केट हैं और उनके अपने-अपने इंडेसेस हैं, राइट? तो उनके अपने-अपने इंडेसेस हैं। ज़रा ध्यान देना दोस्तों तुम, नहीं तो फिर बेटा मज़ा नहीं आएगा। ध्यान से सुनना। देखिए, जैसे इंडिया में बीएसई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसका इंडेक्स क्या है? सेंसेक्स। ऐसे ही दोस्तों इंडिया में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इसका इंडेक्स क्या है? निफ्टी। इसी प्रकार से पूरे दुनिया का, ध्यान सुनना बेटा, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा शेयर मार्केट कौन सा है? तो दोस्तों वो है ओहो, वो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों यूएस का न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा शेयर मार्केट है, याद रखना। और इसका इंडेक्स है, यहाँ पर हम लोग शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं, शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं, या तो हम लोग कंट्री का नाम लिखेंगे सिंपल, और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इंडेसेस। इंडेक्स का नेक्स्ट फॉर्म है इंडेसेस, क्योंकि बहुत सारे इंडेक्स होंगे। इंग्लिश भी हमारी बहुत अच्छी है। तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है डाउ जोन्स, डाउ जोन्स, राइट? जैसे बीएसई का सेंसेक्स है, न्यूयॉर्क का निफ्टी है, ऐसे ही न्यूयॉर्क और नेशनल एनएसई का निफ्टी है। न्यूयॉर्क ये दुनिया का सबसे बड़ा शेयर मार्केट है, सबसे बड़ा शेयर बाजार है भैया, सबसे बड़ा। नाउ थैंक यू सो मच अमरदीप। देखिए दोस्तों, इसके अलावा अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा शेयर मार्केट भी यूएस में ही है, इसका नाम है नेस्डैक। एवरीबॉडी, क्या नाम है? नेस्डैक। फुल फॉर्म मैं बोलूंगा, इसकी आपको जरूरत नहीं है लिखने की। नेशनल एसोसिएशन सिक्योरिटी डीलर्स एंड ऑटोमेटेड कोटेशन। ये सब खोपड़े में भर रखा है हमने, तो बहुत बुरी तरह भर रखा है। कई सालों का पढ़ाने का तजुर्बा है दोस्तों, जो आप लोगों के सामने निकल रहा है। सिर्फ एक ही काम है, एक ही पैशन है, एक ही हॉबी है। हॉबी का बड़ा बाप होता है पैशन। तो एक ही काम है हमारा, सिर्फ पढ़ाना, और हमें चुल्ल जो मिलती है और किक जो मिलती है वो सिर्फ पढ़ाने से ही मिलती है। और दोस्तों इतने सारे एग्जाम क्वालिफाई कर रखे, इतना सारा पढ़ रखा, लेकिन अभी क्या है कि कोचिंग इंडस्ट्री में ऐसे बहुत कम टीचर आपको मिलेंगे। बिल्कुल ओपनली बता रहे, ऑनलाइन बता रहे हैं आप लोगों को। तो दोस्तों बहुत कम ऐसे टीचर मिलेंगे जिनका पैशन हो पढ़ाना, क्योंकि ये जो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना, इसमें टीचर्स कैसे बनते हैं दोस्तों, एक दिन बताया था आपको। जब कहीं कल्याण नहीं हुआ तो सोचा चलो बच्चों का कल्याण करते हैं। जिनकी जिंदगी में जब अंधेरा आ गया तो वो दूसरों की जिंदगी में उजाला लाते हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पे सक्सेस रेट बहुत कम है। इसीलिए यहाँ पे सक्सेस रेट बहुत कम है, क्योंकि उनकी जिंदगी में खुद अंधेरा हो रखा, तुम्हारी जिंदगी में उजाला कैसे लाएंगे। लेकिन दोस्तों क्या है, आई डिसाइडेड टू चूज दिस करियर एज माई पैशन। तो जब मैं 10वीं पास करी तब से मैंने बच्चों को पढ़ाया। दिल्ली आया 12 जुलाई 2008, तब से पढ़ाना शुरू कर दिया। 19 जुलाई को पहली कोचिंग मिली, नाम है ग्रुप क्लासेस बाय हनी, गली नंबर 11 और गली नंबर 9 और हकीकत नगर, और इन फ्रंट ऑफ द मेट्रो, जीटीबी मेट्रो स्टेशन 2। और उन सर का डायरेक्टर हैं हेमंत खत्री जी, और कोचिंग का नाम है ग्रुप क्लासेस बाय हनी। ये लो, 19 जुलाई 2008 पहली बार वहाँ पढ़ाना शुरू किया। फिर उसके बाद 2-3 साल वहाँ पढ़ाया। उसके बाद हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी कोचिंग हुआ करती थी ऑफलाइन मार्केट की, तो वहाँ 7-8 साल पढ़ाया। फिर देन स्टार्टेड दिस टाइम्स, वी स्टार्टेड दिस टाइम्स यहाँ मुखर्जी नगर में, और आप चल रहा है मौज में। तो दोस्तों ये हमारा करियर हिस्ट्री है। तो आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करिए, मौज लीजिए।
तो नेस्डैक भी यूएस में ही है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटी डीलर्स एंड ऑटोमेटेड कोटेशन, और इसका इंडेक्स है NASD 100। एवरीबॉडी क्या है? NASD 100, राइट। व्हाट्सएप नंबर बेटा मैंने दे रखा है अपना, 888। कॉल मत करना कोई भी, जब कोई कॉल करता ना तो फिर मजा नहीं आता, क्योंकि कई बार बहुत सारा काम में बिजी रहते हैं कोचिंग वगैरह के। तो 8882345647, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। कॉलिंग नंबर भी बहुत हाईली इमरजेंसी केसेस में व्हाट्सएप पर मैसेज करो, देन कॉल करो। अब हम कुछ अलग अलग कंट्रीज के इंडेक्स और उनके वो देखेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, तो जो, हाँ, ऑस्ट्रेलिया रहे दोस्तों। जैसे बांग्लादेश, अपने आसपास के देशों की पहले बात करते हैं। जैसे बांग्लादेश, तो जो बांग्लादेश है इसका इंडेक्स कौन सा है? DSEX। तो दोस्तों DSEX का मतलब है ढाका स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड इंडेक्स, राइट। तो DSEX इसका इंडेक्स है। इसी तरीके से अलग अलग कंट्रीज हैं, जैसे हांगकांग, हांगकांग, राइट। तो यस पंकज जी, तो हांगकांग, हांगकांग दोस्तों, वहाँ मैंने कम से कम 7-8 साल पढ़ाया और अलग अलग शहरों में पढ़ाया दोस्तों। तो जयपुर हो गया, वाराणसी हो गया, मेरठ हो गया, पानीपत हो गया, रोहतक हो गया, नोएडा हो गया, दिल्ली में दिलशाद गार्डन, उत्तम नगर, हाँ पता नहीं कितने जगह पढ़ाया दोस्तों, पूरे जीवन भर यही करते रहे। नाउ हांगकांग की अगर बात करें तो हांगकांग का इंडेक्स है हैंग सेंग। एवरीबॉडी क्या है? हैंग सेंग। तो बस यही काम रहा हमारा जीवन में। नाउ नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो अलग अलग कंट्री, जैसे जापान, जापान की बात करते हैं तो जापान का इंडेक्स है, क्या बोलते हैं, जापान में, एक मिनट, जापान में तो अलग अलग कंट्रीज हैं। तो जापान का है निक्की, निक्की, राइट। तो इस तरीके से अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज है और अलग अलग उनके इंडेसेस हैं जो अलग अलग कंट्रीज में देखने को मिलते हैं ना। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, क्या बोलते हैं, लंदन, लंदन क्या, अगर हम लोग बात करते हैं, एक मिनट रुको, पाकिस्तान, पाकिस्तान के बारे में पता होना चाहिए। नहीं, हिंदी में भी है, थपड़िया देंगे अगर तुमने बकवास करी तो। सारे नोट्स हटा दूंगा, बता दिए मैंने ऐप से। एक नोट डाल दूंगा इंग्लिश में, एक हिंदी में। अगर हर्षित वर्मा और तुम जैसे बच्चों ने अगर बकवास किया यहाँ पर, तो मैं बिल्कुल बता रहा हूँ सारे नोट्स हटा दूंगा, एक नोट डाल दूंगा इंग्लिश में, एक नोट डाल दूंगा हिंदी में, कहूंगा जाओ मरो। बोलो समझ में आया? बकवास मत करना, सारे नोट्स हैं उसमें। नाउ पाकिस्तान की अगर हम लोग बात करें तो KSE 100, कराची स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स 100। नाउ नेक्स्ट चाइना में कॉम्पोजिट इंडेक्स, कॉम्पोजिट इंडेक्स, राइट। नाउ इसके अलावा अलग अलग इंडेक्स हैं दोस्तों, अलग अलग कंट्रीज हैं, उनके अपने अपने स्टॉक एक्सचेंज हैं। तो चाइना हो गया, ये सब हो गए, तो ये सब इंटरनेशनल लेवल के हैं, राइट। जैसे जैसे अगर हम लोग बात करें जर्मनी, जर्मनी, तो जर्मनी, बांग्लादेश में बेटा ये भी है जो मैंने लिखा है DSEX। नाउ ढाका स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स, जर्मनी का है डेक्स, राइट। ऐसे बात करें फ्रांस, तो फ्रांस का है CAC 40, राइट, CAC 40। तो अलग अलग कंट्रीज के अपने अपने स्टॉक एक्सचेंज हैं दोस्तों, तो इस तरीके से आपको याद होने चाहिए। समझ में आया? नाउ नहीं हो रहा डाउनलोड, वो मैं करवा दूंगा हेल्प, ये मत कहो हिंदी में नहीं है। थपड़िया देते भाई साहब, ऑफलाइन तो कई बच्चों को थपड़ियाया कई बार और मार मार के बाहर निकाला। पुराने जमाने के टीचर हैं दोस्तों हम, पुराने जमाने के पढ़ाने के स्टाइल में नहीं, पढ़ाने के स्टाइल में मॉडर्न स्टाइल के।
लेकिन जैसे पहले टीचर मारते थे डंडा, ऐसी दोस्तों हमारा चलता है हथौड़ा क्लास में। ना तो दोस्तों ये हो गया हमारा स्टॉक एक्सचेंज और उनके इंडेक्स। अब हम बात करेंगे, देखिए किसी ने पूछा था मुझसे कि सर ये बुल क्या होता। ये लास्ट पार्ट चल रहा है फाइनेंशियल मार्केट का, और इसके बाद अगली क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट होगा। आपने किसी ने पूछा था बुल क्या होता, बियर क्या होता। तो बुल का मतलब होता है सांड, और बियर का मतलब होता है भालू। तो सांड कैसा होता है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होता है। तो दोस्तों बुल का मतलब है, इसको बोलते हैं तेजड़िया, दलाल स्ट्रीट। दोस्तों बीएसई पंकज। तो बुल का मतलब होता है मुंबई, यस। तो बुल का मतलब होता है तेजड़िया। जब हमारे हिंदुस्तान में शेयर मार्केट छलांग मारता है, देखो ये बढ़ता है, जब शेयर बाजार छलांग मारता है, जब शेयर बाजार बढ़ता है, तो इसे हम लोग कहते हैं बुल। एवरीबॉडी क्या कहते हैं, बुल। बुल का मतलब जब शेयर मार्केट छलांग मारे, जब शेयर मार्केट ऊंचाइयां छुए, तो इसे हम बोलते हैं बुल। बोलो जी क्लियर है, तो इसे क्या बोलते हैं, बुल। राइट नाउ, तो मार नहीं पाएंगे लेकिन सुना तो सकते हैं क्या बातें। नाउ दोस्तों ये हो गया बुल। अब बियर कैसा होता है, भालू। और भालू कैसा होता है, पेसिमिस्टिक, बिल्कुल निराशावादी। निराशावादी दोस्तों, पेसिमिस्टिक। अबे नहीं हो रहा तो हो जाएगा यार, दिमाग मत खा। दोस्तों पेसिमिस्टिक, निराशावादी। तो जब शेयर मार्केट लुढ़के, जब शेयर मार्केट लुढ़के, तो इसे हम लोग कहते हैं क्या, बियरिश। जब शेयर मार्केट, जैसे आप सुनते हैं कि एनएसई ने छलांग मारी, मतलब बुल। एनएसई लुढ़क गया, तो इसका मतलब बियर। बोलो राधे राधे, ज्ञान प्राप्त हो गया। दोस्तों एक होता है शब्द बियर, एक होता है बुल। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूज़पेपर वगैरह आप लोग पढ़ते होंगे, मैगजीन वगैरह पढ़ते होंगे, तो आपने देखा होगा कभी कभी सांड, सांड क्या बोलते हैं, भालू को लेकर ऊपर चढ़ा। कभी कभी भालू सांड के ऊपर चढ़ा, तो आपने देखा होगा। तो ये क्या है, बुल और बियर का कॉन्सेप्ट है। तेजड़िया बुल, मंदड़िया बियर हिंदी में। तेजड़िया और मंदड़िया, तो दोस्तों दिस इज कॉल्ड बुल एंड बियर। दोस्तों दैट्स ऑल अबाउट द फाइनेंशियल मार्केट। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वित्तीय बाजार में बहुत सारी चीजें जानकर बहुत अच्छा लगा होगा, और अगली क्लास में अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बोलो क्लियर है। हाँ सना खान ने ये बात करी, अपने आप बना लो नोट सर की क्लास वीडियो देखकर। अरे इतनी अकल इनमें होती तो ये क्या बोलते, छोड़ो ज्यादा नहीं बोल सकते, अब ऑनलाइन हूँ ना। नाउ तो दोस्तों देखिए क्या है, थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो अभी ऑफलाइन होते ना तब सुनाते तुम लोगों को। अरे इतना बढ़िया नोट्स हैं जिन बच्चों ने बनाए हैं, तो जिन बच्चों ने मुझे भेजे हैं बनाकर, उनने भी ऑनलाइन देख देख के ही बनाए। विद्या माता कसम, बिल्कुल ईमानदारी से बोल रहे। नहीं कोई बात नहीं, तुम लोग गधे हो, तुम लोग नहीं बना सकते। कोई नहीं, मौज लो दोस्तों। अब आप लोगों ने फाइनेंशियल मार्केट में बहुत सारी चीजें सीख ली हैं, तो उम्मीद है अब आपको अगली क्लास में। देखो अमरदीप पूछ रहे हैं इंडिया का इंडेक्स कौन सा है सर जी। कर दी तुमने वही वाली बात, कौन सी, तुम समझदार हो, समझ गए। दोस्तों दैट्स ऑल फॉर द टुडे। नाउ आई एम गोइंग टू हैव ब्रेकफास्ट। आप लोग भी ब्रेकफास्ट करिए, और जिसने कर लिया होगा वो मौज लीजिए। और मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली क्लास में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय माता की, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।